चलिए आज बात करते हैं भारत के एक ऐसे स्टार्टअप की जिसकी कहानी अर्श से फर्श पर आने की एक मिसाल बन गई है। एक ऐसी कंपनी जो कभी एडटेक की दुनिया का बेताज बादशाह हुआ करती थी और आज आज वो अपने बने रहने के लिए लड़ रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बायजूस की। जरा सोचिए, बस कुछ ही साल पहले की तो बात है। बायजूस भारत के स्टार्टअप सीन का सबसे चमकता हुआ सितारा था। हर कोई इसकी कामयाबी के बारे में बात कर रहा था और इसे भारत के डिजिटल एजुकेशन के भविष्य का एक प्रतीक माना जा रहा था। 22 अरब डॉलर! यकीन मानिए, ये रकम इतनी बड़ी है कि भारत के कई छोटे राज्यों के सालाना बजट से भी कहीं ज्यादा है। बायजूस अब सिर्फ एक कंपनी नहीं रह गया था, ये तो एक पूरा आर्थिक साम्राज्य बन चुका था। लेकिन आज वो 22 अरब डॉलर का साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढहता दिख रहा है। उन बुलंदियों से गिरकर कंपनी अब खुद को बचाने की एक मुश्किल लड़ाई लड़ रही है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसा हुआ क्या? ये सवाल सिर्फ उन लोगों का नहीं है जिन्होंने पैसा लगाया, बल्कि उन लाखों स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स का भी है। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इस गिरावट की कहानी की शुरुआत उन छोटे छोटे संकेतों से हुई जिन्हें शायद उस वक्त ज्यादातर लोगों ने नजरअंदाज कर दिया था। और ये कितनी अजीब बात है ना, एक तरफ तो कंपनी टीम इंडिया की जर्सी को स्पॉन्सर कर रही थी और दूसरी तरफ वही बीसीसीआई अपने बकाया पैसों के लिए कंपनी को कोर्ट तक ले गया। हालत इतनी खराब हो गई कि फाउंडर को अपने ही कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए अपना घर तक गिरवी रखना पड़ गया। और देखिए, ये सिर्फ पैसों की तंगी की बात नहीं थी। कंपनी की जो असली नींव थी, यानी उसके कस्टमर्स, वो भी हिलने लगे थे। लोगों में गुस्सा था। उन्हें लग रहा था कि धोखे से उन्हें बहुत महंगे कोर्स बेच दिए गए हैं और इसी वजह से कंपनी पर लोगों का भरोसा बहुत तेजी से खत्म हो रहा था। इस पूरी गिरावट को ठीक से समझने के लिए हमें उस दौर में वापस जाना होगा जब बायजूस का बिजनेस एक रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा था। एक ऐसा रॉकेट जो शायद बहुत तेजी से अपना सारा फ्यूल खत्म कर रहा था। 2020-21 के दौरान बायजूस ने एक के बाद एक दूसरी कंपनियां खरीदना शुरू कर दिया। मतलब व्हाइट हैट जूनियर, आकाश, ग्रेट लर्निंग, कई बड़ी बड़ी डील्स हुई। आप सोचिए, सिर्फ कुछ ही महीनों में 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर दिए गए। ऐसा लग रहा था जैसे शॉपिंग करने की कोई होड़ लगी हो। और मजे की बात यह है कि जब कोविड के बाद ऑनलाइन लर्निंग की डिमांड कम होने लगी, तब भी ये खर्च रुके नहीं। तो जब कमाई घटने लगी तो बायजूस ने एक और भी अजीब फैसला लिया। उन्हें लगा कि शायद इस प्रॉब्लम का इलाज और ज्यादा खरीदारी करना है और इसके लिए विदेश से एक बहुत बड़ा कर्ज उठाया गया। इस लोन के लिए अमेरिका में बायजूस अल्फा नाम से एक शेल कंपनी बनाई गई। शेल कंपनी मतलब एक ऐसी कंपनी जो असल में सिर्फ कागजों पर होती है और जिसका असली काम पैसों को इधर उधर घुमाना होता है। तो इस कंपनी का सिर्फ एक ही काम था, 1.2 अरब डॉलर का कर्ज लेना। और यहीं से कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। अब यह कहानी एक कॉर्पोरेट थ्रिलर बन जाती है। क्यों? क्योंकि इस बड़े से कर्ज का एक बहुत बड़ा हिस्सा अचानक गायब हो जाता है। पूरे 533 मिलियन डॉलर, भारतीय रुपयों में बात करें तो 4,000 करोड़ से भी ज्यादा। ये पैसे रातों रात जैसे हवा में गायब हो गए और यहीं से शुरू हुई इन पैसों को ढूंढने की एक इंटरनेशनल जासूसी कहानी। तो सवाल ये है कि ये पैसा आखिर गया कहाँ? इसकी यात्रा किसी थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी है। देखिए, पहले पैसा अमेरिका की बायजूस अल्फा से निकला, फिर ये मियामी के एक छोटे से अनजान हेज फंड में पहुंचा, वहां से कई और कागजी कंपनियों से होता हुआ आखिर में सिंगापुर के कंपनी में जमा हो गया, जिसे कथित तौर पर बायजूस के फाउंडर ही कंट्रोल करते थे। और ये जो कैमशाफ्ट कैपिटल नाम की कंपनी थी ना, ये तो और भी मजेदार है। सोचिए जरा, एक कंपनी जो 500 मिलियन डॉलर से ज्यादा का फंड मैनेज कर रही है, उसका रजिस्टर्ड पता एक लोकल ढाबे का है। ये सुनकर तो किसी को भी शक होगा कि भाई चल क्या रहा है। अब जाहिर सी बात है, कर्ज देने वालों का सब्र जवाब दे गया। जब उन्होंने देखा कि उनका पैसा इस तरह से दुनिया भर में घुमाया जा रहा है और वापस मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, तो उन्होंने कहा बस बहुत हुआ और कानूनी लड़ाई का बिगुल फूंक दिया। तो ये कानूनी लड़ाई कुछ इस तरह आगे बढ़ी। पहले कर्ज देने वालों ने ग्लास ट्रस्ट नाम की एक कंपनी को अपना प्रतिनिधि बनाया। फिर जब बायजूस कर्ज चुका नहीं पाया तो ग्लास ट्रस्ट ने अमेरिका वाली बायजूस अल्फा कंपनी पर ही कब्जा कर लिया और उसके बाद सीधे बायजू रविंद्रन पर पैसा छिपाने का आरोप लगाते हुए मुकदमा कर दिया। तो अब अदालत के सामने दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां थीं। एक तरफ बायजूस कह रहा था कि यह सब कुछ एक नॉर्मल बिजनेस प्रोसेस था और पैसा कंपनी के अंदर ही था। वहीं दूसरी तरफ कर्ज देने वाले कह रहे थे कि यह पैसा छिपाने की एक सोची समझी साजिश थी।
अब सच क्या है, ये तो अदालत को तय करना था। जब अमेरिका की अदालतों में ये सब चल रहा था, तब भारत में इसके नतीजे बहुत भयानक हो रहे थे। यहां कंपनी की नींव पूरी तरह से हिल चुकी थी। और फिर तो जैसे सब कुछ एक साथ टूटने लगा। एनसीएलटी ने दिवालापन की प्रक्रिया शुरू कर दी, ईडी ने हजारों करोड़ के मामले में जांच बिठाई, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने अपना हाथ खींच लिया, कर्मचारी, वेंडर्स, यहां तक कि बीसीसीआई भी अपने पैसों के लिए अदालत पहुंच गए। ये हर तरफ से एक मुकम्मल पतन था। तो अब सवाल ये है कि बायजूस का भविष्य क्या है? क्या ये सिर्फ एक कंपनी के अर्श से फर्श पर आने की कहानी बनकर रह जाएगी, या फिर ये भारत के पूरे स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए एक बड़ी चेतावनी है कि कामयाबी को संभालना उसे हासिल करने से कहीं ज्यादा मुश्किल होता है? इसका जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा।